बच्चों वेलकम टू फोटोन फैक्टर। मैं राहुल सर और आज मैं लेकर आया हूँ 3 ऐसे धमाकेदार चैप्टर की केस स्टडीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें छोटे छोटे बहुत कंसेप्ट्स है जो हमें पता नहीं है। अब आपने केस स्टडी पीवाईक्यूज की कर ली होगी, बट जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ और आपने देखा होगा केस स्टडीज कभी रिपीटेड नहीं आती, तो आपको हो सके उतनी अलग अलग तरह की केस स्टडी करनी है। मैंने इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स की ऐसी यूनिक केस स्टडीज डाली है और आज ये 3 चैप्टर की मिक्स करके मैं एक वीडियो लाया हूं जहां पे आप ये तीनों चैप्टर बड़े जल्दी से कवर कर सको। अगेन, देखने से समझ नहीं आएगा, आपको देखना है और बच्चों साथ में प्रैक्टिस करना है। अब आपकी बोर्ड एग्जाम्स में खाली 3 दिन बचे हैं, आपको ये चैप्टर्स जल्दी से देख लेने हैं। ये हमारे केस स्टडीज की वीडियो है जो मैंने मेन सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, हमारा सैंपल पेपर 5 बचा है, वो भी हम कर लेंगे। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारी पहली केस स्टडी पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल की केस स्टडीज में आपको हाइट वाला कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए बच्चों। देन आपने देखा होगा पीवाईक्यूज में हाइट वाले ऐसे ग्राफ पे से कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम पढ़ते हैं। देखो, केस स्टडी में काम का क्वेश्चन बराबर से देख लेना है। क्वेश्चन में काम की चीज क्या है? तो मैंने देखा फाउंटेन रॉड की हाइट 10 सेंटीमीटर है वाटर लेवल के ऊपर। एक इंजीनियर है, उसने कुछ देखा, व्हेन द वाटर इज थ्रोन अपवर्ड, जब वाटर ऐसे जा रहा है तो पैराबोला बना रहा है। हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड इज गिवन। ये फाउंटेन रॉड ये वाला है ना, ये वाटर लेवल के ऊपर दे रखी है। The equation of the downward facing parabola represent the given situation. Downward facing है based on the following. Find the zeros. पहला सवाल तो बहुत इजी है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके मुझे जीरो ढूंढने हैं, सबको उधर शिफ्ट कर दूं तो मेरी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। अब इसके वेक्टर्स आएंगे x माइनस 4 और x माइनस 1। डन, या कर लेंगे मिडिल टर्म, तो मेरे जीरोस आ गए x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 1। देयरफॉर जीरोस आर 4 एंड 1। ये मेरा पहला सवाल। सेकेंड सवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट। जब मैंने उसको फुवारे से ऐसे फेंका, ऐसे देखो ये पैराबोला डाउन, जब डाउन जाना शुरू हुआ तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। ये उसकी, जैसे जब हमारा बॉल आपने फेंकी गई ऊपर से आ रही है बच्चों, तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहां से हमारे पैराबोला ने बच्चा टर्न लेना शुरू किया, वो हमारा मैक्सिमम है। तो यहां पे आप देखिए, ये मेरा गया फाउंटेन रॉड पूरा वाटर, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। यह हर सवाल में ये कंसेप्ट ध्यान रखना। इस पॉइंट पे अब x की वैल्यू क्या है, तो 2 और 3 के बीच में है, तो 2.5 है। डन हो गया, समझ आ गया बच्चों। हमें बतानी है मैक्सिमम हाइट। तो देखो नेक्स्ट में ये मेरी मैक्सिमम हाइट थी जो 2.5 थी x की वैल्यू, जिसको मैं 5/2 भी बोल सकता हूं। अब मेरे सेकेंड क्वेश्चन में यहां पे देखो क्या बोला है, इस इक्वेशन में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, इसमें x के जगह 5/2 रख दो। क्या रख दो? क्योंकि उस पे वैल्यू क्या आई थी, मैक्सिमम आई थी। डन, सॉल्व करो। माइनस 25/4 प्लस 25/2 माइनस 4/1। एलसीएम लूंगा तो 4 आएगा, तो ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा 16/4। क्लियर? 50 में से 31 गया 19 यहाँ पे एलसीएम 19 अच्छा 50 में से 41 गया 9 बच रहा है, 19 नहीं बच रहा है। क्या बच रहा है? 9 बच रहा है। तो 9/4 2 जा 8 2.25 मीटर। बट ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। पहले से इतना ऊपर तो था ही ना, पहले से इतना ऊपर तो था, तो मैंने लिखा मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू 2.25। ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में दे रखा है, तो 0.1 हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? मीटर में, तो हो गया 0.1। यहाँ पे 10 को देखो 10 डिवाइड बाय 100 करोगे
0.1। अब आप इसको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2.35 मीटर। ये हमारी मैक्सिमम हाइट है बच्चों। डन हो गया, क्लियर है? ध्यान से, अगर h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वाटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अगर h मेरी मैक्सिमम हाइट है, अच्छा h इज द मैक्सिमम, आगे क्या बोला था? फाइंड द वैल्यू। अच्छा एक सेकंड बच्चों, यहां पे हमें मैक्सिमम हाइट नहीं ढूंढनी है। एक एरर हुआ, ध्यान से देखना। ये खाली x की वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर आएगा 5/2। ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जहां पे मैक्सिमम हाइट है? हमने तो हाइट निकाल ली, हमें हाइट नहीं पूछा था, हमें खाली x की वैल्यू पूछी है जहां पे मैक्सिमम हाइट है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? 5/2। और ये जो हमने निकाला, ये क्वेश्चन नंबर 3 के ए का आंसर है 2.35। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? क्लियर है? क्योंकि इधर लिखा है h इज द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब थर्ड का p, एट व्हाट पॉइंट ऑन x एक्सिस इज द मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू 2। ये जो एक्सप्रेशन दी वो मैक्सिमम हाइट की, तो इन्होंने बोला मैक्सिमम हाइट क्या ले लो? 2 ले लो, तो मैंने उसको इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर लो। क्लियर है? ये उधर चला गया, ये उधर चला गया। एट व्हाट पॉइंट द हाइट ऑफ द वाटर, तो ये यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये उधर ये उधर। अब x माइनस 3 और x माइनस 2, तो मेरी x की वैल्यू 3 आ रही है या x की वैल्यू? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो। मेरी x की दो वैल्यू है, अब ध्यान से देखना। मेरी मैक्सिमम हाइट ये थी, मेरी मैक्सिमम हाइट ये थी जो मैंने 2.5 सेकेंड में अचीव की। मेरी मैक्सिमम हाइट ये थी जो मैंने 2.5 सेकेंड में अटेन की। अब मुझे कौन सी हाइट पे जाना है? 2 मीटर। तो उसके लिए तो मुझे टाइम इससे कम लगा होगा ना, 2.5 से। इसीलिए मेरा आंसर आएगा 2 सेकेंड। दिस कैनॉट बी पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम हाइट इज अटेन्ड एट x इक्वल्स टू 5/2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। तो मेरे थर्ड के बी का आंसर है 2। ध्यान से समझ लेना, मैं एक प्रैक्टिकल सी चीज समझा रहा हूं। देखो, आपने चीज फेंकी, उसको सबसे ऊपर जाने में 10 मिनट लगा, तो ऊपर से थोड़ा पहले तो वो 10 मिनट से कम में पहुंची होगी ना, 10 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगी। इसीलिए यहाँ पे 3 पॉसिबल नहीं है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। टू सेलिब्रेट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस हमें दे रखा है। पहला, What will be the shape of the graph? बहुत सरल है, पैराबोला। ग्राफ का शेप क्या होगा बच्चों? पैराबोला। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रही है। दोनों थियोरेटिकल सवाल थे। फाइंड द जीरोस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये मैं आप लोग के लिए खुद के लिए छोड़ रहा हूं। इसके जीरोस ढूंढने हैं, इसके जीरोस ढूंढने के लिए इसको इक्वल टू 0 कर दो। 24t स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस 41t प्लस 12 इक्वल्स टू 0। डन हो गया। यहां पे आप सॉल्व करना, आपको जीरोस मिल जाएंगे। ये आपको खुद से करना है और आंसर कमेंट करना है। डन, मिडिल टर्म करोगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया है? ये बहुत लल्लू सी केस स्टडी थी, बट अब हमारी आती है पॉलिनोमियल की तीसरी केस। एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 मीटर अबव द वाटर लेवल। जो डाइविंग बोर्ड था वो 48 मीटर। अब जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। जब आप मैक्सिमम हाइट पे हो तो आपका टाइम इंटरवल 0 हो जाएगा। जब आप मैक्सिमम हाइट पे हो, मैक्सिमम हाइट पे हैं, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा? 0। और जब मैं ग्राउंड पे हूं, ग्राउंड पे, तो हाइट क्या हो जाएगी? 0। मैक्सिमम हाइट पे t0 और ग्राउंड पे मेरी हाइट 0। ये डन है। पहला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब ये जो एक्सप्रेशन दी देखो दे रखी है, हर हाइट इन फीट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये उसके हाइट की एक्सप्रेशन है। और जब मैं t को 0 ले लूं, जब मैं t को 0 एट t इक्वल्स टू 0, h इज इक्वल्स टू 48, तो मैं क्या कर रहा हूं?
इस पूरी एक्सप्रेशन को इक्वल टू 48 करके t के जगह 0 डाल दो। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? यहां से मुझे k मिल जाएगा 48। डन। क्या किया मैंने? ये जो एक्सप्रेशन थी ये हाइट की थी। मैंने बोला अगर हाइट मैक्सिमम है तो टाइम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैंने हाइट को ले लिया मैक्सिमम और टाइम कर दिया 0, तो के मेरा 48 आ गया बच्चों। डन। चलो सेकेंड, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। अब मेरा सेकेंड कंसेप्ट, अगर उसने वाटर पूल में टच कर दिया मतलब वो ग्राउंड में पहुंच गई, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। हाइट का एक्सप्रेशन दे रखा है -16t² प्लस 8t प्लस 48 लिख देता हूं। डन। अब जब ग्राउंड पे पहुंच गई तो हाइट क्या होगी? 0। कितने टाइम में पहुंची तो वो अभी सॉल्व कर लेते हैं। उसको इधर ले आओ, 16t² माइनस 8t माइनस 48। 8 कॉमन ले लो, 2t² माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2t² 12 लाना है, 4 3 होगा, प्लस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। 2t कॉमन, t माइनस 2, 3 कॉमन, t माइनस 2। एक 0 नेगेटिव में मतलब t की वैल्यू आएगी, तो t की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। मतलब 2 सेकेंड, सब सेकेंड में चल रहा है, 2 सेकेंड में वो ग्राउंड पे टच कर लेने वाली है बच्चों। डन। समझ आ गया? दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हाइट मैक्सिमम है बच्चों, हाइट मैक्सिमम है बच्चों, तो टाइम 0। और जब वो ग्राउंड पे कोई इंसान टच कर देगा उस समय पे उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 0। ये दोनों कंसेप्ट लगा के दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं बच्चों। चल, थर्ड और फोर्थ, ये तो क्या ऊपर का कोई ये रीता की हाइट अबव द वाटर लेवल, अब इससे दे दी विद जीरोस। हमें एक एक्सप्रेशन बनानी है पॉलिनोमियल जिसके जीरोस कौन है? -1 और 2। तो बहुत इजी है, क्या बनेगी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा t प्लस अल्फा बीटा। 0 से -1 और 2 तो इनका सम हो जाएगा 1 और प्रोडक्ट हो जाएगा -2। सॉरी यहाँ पे t आएगा और x के जगह पे भी क्या आएगा, क्योंकि t के टर्म्स में एक्सप्रेशन चल रही है, तो t² माइनस t माइनस 2, ये मेरा आंसर है। डन। अब पॉलिनोमियल विद q ऑफ t विद सम ऑफ जीरोस, मुझे सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -6। इसके एक्सप्रेशन बनाओ, इसके एक्सप्रेशन तो बहुत सरल है, q ऑफ t विल बी इक्वल टू t² माइनस SOZ इंटू t प्लस POZ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है मुझे? 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? -6। ये मेरी दूसरी एक्सप्रेशन हो गई। ये तो एकदम अपना टेक्स्ट बुक का थ्योरेटिकल सवाल है बच्चों, इसका इस केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन है। मतलब केस स्टडी उसी में कंटिन्यू हो रही है, बट वो उसके पार्ट है, बट एकदम अलग क्वेश्चन। डन बच्चों। चलो आगे बढ़े। यहां अब हमारा चालू होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो यहाँ पे डायग्राम का एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे, अच्छा मैंने क्या किया पता है, जो ऊपर का वो सब होता है ना, वो क्वेश्चन में नहीं लिया है कि ऐसा है वैसा है, वो स्टोरी हमारे कोई काम की नहीं है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ BF? BF की लेंथ क्या होगी? तो ध्यान से देखो, बी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों डायग्राम में से कौन से हैं? बी कहा गया? ये रहा बी, 1,2। बी क्या है मेरा? 1,2। और एफ क्या है मेरा? एफ कहा है मेरा? ये रहा, तो -2x में, और ये है 9, -2, थोड़ा सा बच्चों डायग्राम क्लियर नहीं होगा, ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूं। ये है मेरा एफ, ये रहा मेरा बी। तो ये ऐसे ऐसे देखा तो 1,2, और ये नीचे देखा तो -2, ऐसे देखा तो 9। डन। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से आप आंसर ढूंढ लो। BF is equals to under root of -2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट ऑफ 58। ये मेरा
BF का आंसर आ गया बच्चों। डन। आगे, center Z of the figure will be the point of intersection of diagonals of quadrilateral WXOP. What are the coordinates of Z? ध्यान से देखो, WXOP, तो पहले डायग्राम में WXOP देख लो, मैं ये वाला हटा दूंगा। WXOP, W कहाँ है, ये रहा W, X O कहाँ है मेरा, ये रहा O, देखो P, ओ ये तो रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल लिखा है पर डायग्राम में देखो तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। WXOP, मुझे क्या बोला है, सेंटर Z ऑफ द फिगर, इस फिगर का जो सेंटर Z है उसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, और वो Z कौन है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इनकी डायगोनल को जोड़ूं तो यहां Z आ रहा है। डन। तो बहुत सिंपल है, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट पता है, डायगोनल्स रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करती है। डन। मैं देखो स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं, ये रहा मेरा WXOP। डन। WXOP, अब सारे कोऑर्डिनेट्स लिखो। W क्या होगा, -6,2, X क्या होगा, -4,0, क्योंकि X एक्सिस पे तो Y 0। O का गया, O ये रहा, देखो ये यहां से जा रहा है 5,9, 5,9, और P क्या है बच्चों, तो 3,11, 3,11। अब मुझे क्या करना है, ये ढूंढना है, बहुत सिंपल है, ये मिड पॉइंट होगा, नाम कुछ और दे देते, O डैश, क्या होगा बच्चों, मिड पॉइंट। तो या तो आप WO का ढूंढ लो या XP का ढूंढ लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चों। डन। यहां पे देख लो, -6 + 5/2, कॉमा 2 + 9/2, तो आंसर आ रहा है -1/2, 11/2। ये मेरा दूसरा आंसर है, -1/2, 11/2। आपको कंफर्म करना है तो आप इससे सॉल्व करोगे तो भी सेम ही आएंगे, XP से। मैंने WO से सॉल्व किया है, अब XP से करोगे तो भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन था। डन। समझ आ गया, क्लियर है बच्चों, क्या किया, डायग्राम आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक, चलो, What are the coordinates of the point, आगे बढ़ते हैं, थर्ड उसमें कर लेंगे। What are the coordinates of the point on y axis equidistant from A and G? इक्विडिस्टेंट वाला कंसेप्ट है, A और G, मैं A के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं, तो A के कोऑर्डिनेट है -2,2, और G का गया, G ये रहा -4,7। अब एक पॉइंट है जो किस पे है, वाई एक्सिस, तो उस पॉइंट को नाम, इस पूरे डायग्राम में क्या नहीं है, इस पूरे डायग्राम में जो भी नहीं, मैं बोलता A डैश ले लो, काम करो, वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है और वाई एक्सिस पे है, तो x0 हो गया, 0,y, बराबर है, क्लियर है, क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेक्स्ट बुक का सवाल आता है, आप खुद सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और आंसर कमेंट करेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया है। A डैश 0,y, A, तो मैंने A डैश A ढूंढ लिया, A डैश G ढूंढ लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, A डैश A इज इक्वल टू A डैश G, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, उससे आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, AFGH ये रहा, दिख गया, इसका एरिया ढूंढना है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं आपके कंसेप्ट के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड कौन सी होगी, तो एक ये वाली होगी और एक ये वाली, ये कितना है, अब ये ही इधर गलती होती है बच्चों, ध्यान से देखना, ये रहा 4H और ये रहा G7, तो इसके बीच में कितने ब्लॉक्स है, देखो मैं टिक मार रहा हूं, 1 2 3, तो मेरी पैरेलल साइड 1 क्या हो गई, 3 हो गई। अब ये देखो, ये रहा A और ये रहा यहां पे,
पूरी तरह इसमें बॉक्सेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो दूसरी पैरेलल साइड कितनी हो गई, 7 हो गई। समझ आ रहा है? ऐसे गिनो तो 2 से लेकर 9 तक कितना हो गया डिफरेंस, 7 हो गया। अब बची क्या हमारी हाइट, हाइट होती है यहां से ये, देखो ये मैं और डार्क करूं, पिंक वाले से करूं, पिंक वाले से, देखो ये मेरी हाइट है। बहुत सिंपल है। इधर क्या है, -1 2 3 -4, और इधर क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ तक -1। तो हाइट कितनी हो जाएगी, देखो ये वाला कितना बॉक्स है, 2 बॉक्स है, -4 और -2 में, तो मेरी हाइट हो गई 2। 2 2 कट, 10 स्क्वायर यूनिट्स। बॉक्सेस ध्यान से गिनने हैं और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ आ गया है बेटा? अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी वापस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी है। एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके टेक्सचुअल कांसेप्ट पे ही केस स्टडी बनेगी। क्या डिस्टेंस फार्मूला, या मिड पॉइंट, या इक्विडिस्टेंट, सेक्शन फार्मूला, ये सब पे ही तो आपको क्वेश्चन पढ़कर ये समझना है कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है बच्चों। एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर एंड द फॉरवर्ड फॉर्म द पैरेललोग्राम। मिडफील्डर एंड द फॉरवर्ड, मिडफील्डर यहां पे ध्यान से देखोगे तो देखो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ये क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। उसमें से मुझे 1 2 और 3 एबीसी के कोऑर्डिनेट्स पता है, मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहे हैं, और डी कौन है, सेंट्रल मिडफील्डर। आपको ये कंसेप्ट आता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी एमसीक्यू के लिए, वो आपको कर लेनी है। एमसीक्यू में आपको ढूंढना हो तो दोनों अपोजिट एक्स को प्लस करो, उसको बचे हुए दोनों अपोजिट एक्स के इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डन 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 डन, समझ आ गया? ये सवाल आप खुद करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत इजी है। पैरेललोग्राम वाला कंसेप्ट है, मिड पॉइंट से तो आपको सॉल्व कर लेना है। देखो इधर जैसे मैं बताऊं, आप देखो ए बी सी डी, तो अपोजिट कौन है, ए और सी, तो इस दोनों का 6 को प्लस करो, 1 + 6, उसको बराबर कर दो 4, और जो एक अननोन है x, तो इसका x का आंसर आ गया 3। सेम y के लिए कर दो, 2 और 6 8, 2 + 6 8, उसको बराबर कर दो y + 3, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो मेरा आंसर आएगा 3,5। आप इसको अच्छे से लॉन्ग मेथड से कर देना, एमसीक्यू में शॉर्ट मेथड चलेगी, यहाँ पे पूरा अच्छे से कर देना आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चेक इफ द गोलकीपर, स्वीपर एंड द विंग बैक फॉलो द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए दो डिस्टेंस का टोटल तीसरे के होना चाहिए। आपने टेक्स्ट बुक में कोलिनियर वाला कंसेप्ट पढ़ा है बच्चा। कौन सा कंसेप्ट, कोलिनियर वाला। तो हमें चेक करना है, मैं 3 डिस्टेंस निकालूंगा, GH, HK और GK। अगर कोई भी दो को जोड़कर तीसरा आ रहा है, यहाँ पे देख लो कौन सा है, गोलकीपर, स्वीपर और विंग बैक। कहां पे, गोलकीपर, स्वीपर और विंग बैक। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, इसका और इसका जोड़ने पे पूरे का आना चाहिए। यहाँ पे तो वो 3 कंडीशन बनेगी ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बीच में कौन है, स्वीपर है। मतलब मेरा जो ये KH आ रहा है वो HG को जोड़कर आंसर टोटल आ जाना चाहिए। अगर आ रहा है तो आंसर यस है, वरना आंसर नो है। ये भी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है बच्चे। देखो अभी इस टाइम पे मेरा मेन गोल रहेगा आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिखा दूं, जो आपको आता है उसको बार बार करने में टाइम एंगेज नहीं करना है थोड़ा। और देखो बस अब जितना कर लिया ठीक है, अब आपको जो पढ़ा है वो वापस रिवाइज करना है। एंड तक नए नए क्वेश्चन नहीं देखते रहने हैं बच्चा। इसलिए देखो ना तो हम लॉन्ग मैराथन लाए हैं ना कुछ, थोड़ा ये है, बस इतना कर लो पर अच्छे से करो, वो बहुत है। ठीक है बच्चों, चलो थर्ड इसका भी, check if the full back and the center back are equidistant from C and C is the midpoint of IJ। क्या चेक करना है कि भाई जो फुल बैक और सेंटर बैक है वो C से, मतलब C से J और I क्या इक्विडिस्टेंट है क्या, तो वो चेक कर लेना है। मतलब पहले CJ निकाल लो, फिर CI निकाल लो, चेक करो इक्वल है या नहीं। और ये भी चेक करना है मिड पॉइंट है या नहीं। देन ये भी आपसे खुद से हो जाएगा, सारा नोन है आपके पास। डिफेंसिव मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर lie on the straight line B is equidistant from A and E, find the position of E। अब ध्यान से देखो, C जो था यहाँ पे is the midpoint of IJ, हमने बताया। अब देखो
डिफेंसिव मिडफील्डर ए, डिफेंसिव मिडफील्डर कहा गया ए, ये रहा। अटैकिंग मिडफील्डर बी, ये रहा। एंड स्ट्राइकर ई, ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे है। और बोला है बी इज इक्विडिस्टेंट भी है। बी क्या है? इक्विडिस्टेंट भी है। अब याद रखना ये कंसेप्ट मैं जो लिख रहा हूं, अगर इक्विडिस्टेंट हो एंड स्ट्रेट लाइन पे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बस मैं बता रहा हूं। क्या बोला मैंने? अगर इक्विडिस्टेंट हो, तो आपको शॉर्टकट ये हर जगह एप्लीकेबल है। अगर इक्विडिस्टेंट हो और स्ट्रेट लाइन पे हो, तो मैं ये बोल सकता हूं बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए ई। क्या बोल सकता हूं? बी इज मिड पॉइंट ऑफ, ये जो है ये इस पूरे का मिड पॉइंट होगा। क्लियर? क्योंकि इक्विडिस्टेंट में हम स्ट्रेट नहीं बनाते, पर अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इक्विडिस्टेंट भी है और स्ट्रेट लाइन पे भी है, तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिड पॉइंट में हो जाता है बच्चों। अब आपके पास ए और ई है, डन। आपको ई ढूंढना है, आपके पास बाकी सब पता है। देखो बी जो है वो मिड पॉइंट है ए और ई का। ए है आपके पास, हाँ। बी है आपके पास, यस। ई मुझे नहीं पता, एक्स कॉमा वाई। मिड पॉइंट से सॉल्व कर लो। मिड पॉइंट से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 3, 4 माइनस 1। और सेम y के लिए कर लो, y प्लस 4/2 इक्वल्स टू -3, तो y इक्वल्स टू -10। तो e के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, -10। एक बार आप सॉल्व कर लेना और आंसर चेक कर लेना बच्चों, ठीक है? खुद से आगे बढ़ते हैं। ये वाली केस स्टडी, ये वाली केस स्टडी, ये वाली केस स्टडी मैं नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा हूं? क्यों नहीं करवा रहा हूं सर? ऐसा तो क्यों नहीं करवा रहे हो? ये केस स्टडी हमने ऑलरेडी सैंपल पेपर में कर ली है। सैंपल पेपर 4, सैंपल पेपर 4 का लास्ट क्वेश्चन था 38 वाला, जहां पे हमने ये केस स्टडी कर रखी है। एक बार आप ये पूरा सवाल ट्राई करना, अगर आपसे नहीं बने तो एक बार वो सैंपल पेपर 4 में जाके देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है, तो एकदम वीडियो के लास्ट में आ जाना, आपको ये दिख जाएगा वहां पे। ठीक है बच्चों? देखो मैं वापस बोल रहा हूं, मेरा गोल यही है कि जितनी जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस बता सकूं, आपको समझ आ जाए, और जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा रहा हूं, पर जो लगता है नहीं आता है, अब उसमें और लैंडी करने का मतलब नहीं है बच्चों। तो ये वाली केस स्टडी आप देख लेंगे, मैं पहले करा चुका हूं, इंपॉर्टेंट है, आपको वापस से कर लेनी है। ऑलरेडी हम सैंपल पेपर 4 जब हमने किया था, जिसका वीडियो ऑलरेडी है, उसका लास्ट क्वेश्चन है, तो आप देख लेना बच्चों। ठीक है? डन है। यहां पे हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आखिरी केस स्टडी आती है। चलो, फाइंड द मिड पॉइंट जॉइनिंग जे एंड आई। जे और आई का मिड पॉइंट ढूंढना है, तो बहुत इजी है, डायरेक्ट सवाल है। 6,17, 9,16 इसका मिड पॉइंट है, तो 6 प्लस 9/2, 17 प्लस 16/2, 15/2, 33/2। ये आ गया पहला आंसर, सीधा सीधा सवाल। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, पॉइंट पी का। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस से ढूंढना हो तो आंसर एक्स कोऑर्डिनेट वाला होगा, और अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ढूंढना हो तो वाई एक्सिस से होगा। एक एग्जांपल बता, अगर मुझे कोई बोले इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो मैं बोलूंगा एक्स वाला विच इज 2। और अगर कोई बोले एक्स एक्सिस से कितना है, पर नेगेटिव तो डिस्टेंस हो नहीं सकता, इसीलिए नेगेटिव साइन को लेना नहीं है बच्चों, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3। अब आप देखो, पॉइंट पी का वाई एक्सिस से, ये रहा मेरा पॉइंट पी, इसके एक्स की वैल्यू क्या है वो गिन लो। जो इसके एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाने वाला है। डन। एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से ये 4 दूर है। डन। क्लियर? वाई एक्सिस से पूछा है तो उसका डिस्टेंस एक्स से गिनना है,
एक्स से देखो कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं बच्चों। डन, क्लियर है? आगे बढ़, थर्ड सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन द रेशियो इंटरनली। देखो ये ए, ये बी, ए क्या है, अब गिनो ध्यान से, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां से 1, तो ए की वैल्यू आई 1,8। ध्यान से देख लो, ऐसे गिनो तो एक्स एक्सिस ये रहा और वर्टिकल जाऊंगा तो वाई एक्सिस ग्राउंड से, तो कितने बॉक्सेस हुए, बॉक्सेस हुए 8। डन, टिक करूं ना एक बार, देखो ये जो पिंक कर रहा हूं वो एक्स एक्सिस से है और वाई एक्सिस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। डन, अब बी गिन लो, बी क्या आएगा, तो पहले मैं एक्स एक्सिस से गिनूं तो 1 2 3 4 5 5, वाई एक्सिस से ज्यादा मत गिनो, 8 तक गिना हुआ है, 9 10 और 11, नीचे से गिनने की जरूरत नहीं, यहां तक तो आपने गिन लिया ना, 8 9 10 और 11, ये हो गया बी। अब इसका क्या ढूंढना है, वो तो बहुत इजी है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने बच्चा आपको समझा दिया है, ध्यान से देख लो, ए आ गया, बी आ गया, सेक्शन फॉर्मूला, काम खत्म। हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन ढूंढना है, इसको नाम एक्स दे दो। डन, चलो इसका बी वाला, अगर एक पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंट है, अगर पॉइंट एक्स कॉमा वाई इक्वी डिस्टेंट है 9,8 और 17,8 से। डन, क्लियर है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, टेक्स्ट बुक का सवाल है, आपको ये क्यू दे रखा है, ये एस है, इसको कुछ भी ले लो, इसको जेड ले लो, इक्वी डिस्टेंस दोनों को सॉल्व कर लो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बस ये आपको पता चल जाए कहाँ क्या लगाना है तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। डन है बच्चों, समझ आ गया है क्या करना है, क्लियर है, एकदम क्लियर है ना? हाँ, देख लो यहाँ पे पहले सेक्शन फॉर्मूला फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप देख रहे हो और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पे वहां पे सोल्यूशन दे दूंगा आपको, जितनी हो पाएगी मैं आपको वहां पे हेल्प प्रोवाइड करवा दूंगा। और यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हुआ। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डायरेक्ट डायरेक्ट थिंकिंग स्किल बहुत कम आता है। पॉलिनोमियल में थिंकिंग स्किल 2 ही है, मैंने आपको बता दी, मैक्सिमम हाइट टाइम 0, ग्राउंड पे टच हो तो हाइट 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंट भी है और वो सेम लाइन पे आ रहे हैं तो वो मिड पॉइंट बन जाएगा, मैंने लिख दिया। ये 2 कंसेप्ट है जो याद रखने हैं, जो केस स्टडी में लग सकते हैं बच्चों। देन यहाँ पे अब ये चैप्टर की केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। टुडे पेंडुलम क्लॉक्स आर मोस्टली वैल्यूड फॉर द डेकोरेटिव एंड एंटीक्विटीज। थानी bought a clock features this with a length of 45. The minute hand is 14 centimeter long. Clear? स्मॉल पेंडुलम की लेंथ दी है, मिनिट हैंड की लेंथ दी है 14 और आर हैंड की लेंथ दी है 6। मतलब मुझे क्या दिया है, एक तो मिनिट हैंड का लेंथ दे दी और एक आर हैंड की दे दी। डन, और मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे। अब जब एक सवाल में आपने देखो टेक्स्ट बुक में जो किया ना, वो मिनिट हैंड आर हैंड वो सब था, आपको ये सवाल में मिक्स करके आए तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मिनिट हैंड का है या आर हैंड का। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं अभी बताता हूं आपको। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनिट हैंड इन 14 मिनट्स। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, 5 मिनट्स वाला, याद है? आप पहले थीटा ढूंढते थे, तो पहले क्या करेंगे, देखो व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनिट हैंड इन 14 मिनट्स। तो देखो ध्यान से, एंगल मेड by minute hand in 14 minutes will be equals to what? 1 घंटे में पूरे 60 मिनट, उसके लिए कितनी 360 डिग्री, डिवाइड बाय 60 मिनट्स कर दूं
इंटू 14 मिनट्स कर दो। आगे उधर करते थे 6 इंटू 5, तो 14 6 जा 84 डिग्री, मेरा डिग्री आ गया 14 मिनट के लिए। अब एरिया ढूंढना है, वो बहुत इजी है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, क्योंकि जो एरिया बनेगा वो सेक्टर बनने वाला है। डन हो गया, समझ आ गया, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, 22/7, आर है हमारा मिनट एंड का 14, थीटा मैंने निकाला 84 अपॉन 360, 7 1 जा 2 जा। अब कटिंग यहां से होगी, किसकी टेबल में आ जाएगा ये, 2 1 जा 180 जा। डन, 3 में दोनों कट रहे हैं, 360 जा, 3 2 जा 6 28 जा। डन, अब ये 2 में कट रहा है 30 जा और ये 7 जा, फिर ये 2 में कट रहा है 15 जा और ये 14 जा। तो मेरा क्या बचा ओवरऑल, 22 इंटू 7 इंटू 14 अपॉन 50। ये मेरा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। डेसिमल में आप सॉल्व कर लेता बच्चों। समझ आ गया ये सवाल, समझ आ गया है। थीटा निकालना है, थीटा निकालने का प्रोसेस टेक्स्ट बुक वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे। डन, चलो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल डिस्क्राइब बाय आर एंड आर एंड आर एंड, घंटे वाला है। क्लियर, यहां पे बस आपका ध्यान होना चाहिए, यहां आपसे गलती हो गई। अगर आपने खाली 10 मिनट को ध्यान दिया और हैंड को ध्यान नहीं दिया तो गलती हो जाएगी। अब देखो, मुझे डिग्री ढूंढनी है 10 मिनट की, बट आर एंड के लिए, तो ध्यान से देखो, पूरे 360 डिग्री पर कितने घंटे, कितने हैं वहां पे, कितने घंटे के लिए। देखो ये जो पूरी घड़ी घूम रही है, तो वो पूरा जैसे 1 2, ये 360 डिग्री जब मैं आर एंड की बात करूं तो किसके लिए गिन रहा हूं बच्चा, ये बात बताओ। जब मैं आर एंड गिनता हूं तो किसके लिए गिनता हूं, 12 घंटे के लिए गिनता हूं। तो ये जो 30 डिग्री आई, 30 डिग्री फॉर 1 आवर, 30 डिग्री कितने के लिए आई, 1 घंटे के लिए। बट 30 डिग्री 1 घंटे के लिए, तो 10 मिनट के लिए कितनी, वापस से एक बार, 30 डिग्री अगर 1 घंटे की है, जिसमें कितने मिनट होते हैं, 60, तो 10 मिनट के लिए कितना, तो 10 मिनट के लिए जो डिग्री आएगी वो आएगी 5। तो मेरा थीटा क्या हो गया, 5 डिग्री हो गया। ध्यान से, बस ये गलती होती है, ये इस क्वेश्चन का सबसे कोर पार्ट है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वहां पे हमने 360 डिवाइड बाय 60 कर दिया था। डन, क्लियर, क्योंकि वहां पे मिनट्स की बात चल रही थी और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। पर इधर पूरे आर एंड जब गिनते हो तो 12 घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, 5 डिग्री थीटा आ जाने वाला है फॉर 10 मिनट्स। दिस इज 5 डिग्री थीटा फॉर 10 मिनट्स बाय आर एन। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, 360 डिग्री 12 घंटे के लिए, 30 डिग्री 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 10 मिनट के लिए कितना, तो 5 डिग्री। अब मेरे हिसाब से एंगल ही ढूंढना था जो आ गया। व्हाट इज द एंगल डिस्क्राइब बाय दिस, वो मैं ढूंढ चुका हूं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, एंगल बोला था मैंने, ढूंढ लिया। What is the distance covered by the tip of R end in 3.5 hours? कितना डिस्टेंस कवर करेगी 3.5 घंटे में, कितना डिस्टेंस कवर करेगी टिप ऑफ द आर एंड इन 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे में कितना होगा। तो अब आप ध्यान से देखो, डिग्री जिसको मैं बोलता हूं थीटा फॉर 3.5 आवर्स, तो 1 आवर इंटू 3.5, 1 आवर के लिए कितना थीटा लेकर आए थे, 30 डिग्री। तो 3.5 घंटे में कितना थीटा कवर होगा, 5 2 जा 7 जा 15 जा 105 डिग्री। हर पॉइंट पे आपने थीटा गलत निकाल लिया अगर, तो आपका वैसे ही आंसर गलत आएगा, क्योंकि सेक्टर में बच्चा थीटा सबसे इंपॉर्टेंट है अगर वो अननोन हो। तो मिनट एंड के लिए क्या करना है, 360 डिवाइड बाय 60 इंटू नंबर ऑफ मिनट्स।
आर एंड ओ तो 360 डिवाइड बाई 12, 360 डिवाइड बाई 12, और फिर जो मिनट्स में बोला है वो रिस्पेक्टिव कर लेंगे। यहाँ मुझे 3.5 घंटे का मैंने थीटा ढूंढा, डिस्टेंस ढूंढना है, तो आप पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 लगा देना और आंसर खुद से ले आना, सेल्फ क्वेश्चन। डन। मैंने थीटा समझा दिया जो इंपॉर्टेंट था, बाकी बहुत इजी सवाल है। अच्छा, थर्ड पार्ट पे चलेंगे। थर्ड पार्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखो। If the tip of the pendulum covers a distance of 66 सेंटीमीटर in one oscillation, अगर वो पेंडुलम कितना डिस्टेंस कवर करता है 66 सेंटीमीटर एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, व्हाट इज द एंगल डिस्क्राइब बाय द पेंडुलम एट द सेंटर, तब वो कितना डिग्री कवर करेगा। अब इन्होंने ये डिस्टेंस दिया है 66 सेंटीमीटर, तो यहां पे ध्यान रखना है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अच्छा, यहां पे ध्यान रखो, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे एक गलती हुई है, ये यहाँ पे ध्यान रखो। डिस्टेंस बोला है तो आपको लेंथ ऑफ द आर्क ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, लेंथ ऑफ द आर्क बाय द आर है, पाई आर थीटा बाय 180 से सॉल्व करना है। अब इधर बोला है कि अगर 66 सेंटीमीटर बनाता है तो कितना एंगल डिस्क्राइब होगा। 66 जो डिस्टेंस है वो इसने कवर किया कितने, एक ऑक्सीलेशन में। एक ऑक्सीलेशन में बच्चा, एक ऑक्सीलेशन में क्या 2 बार जाएगा, देखो लेंथ ऑफ आर्क होती है पाई आर थीटा बाय 180, इनटू क्या कर दूं, 2 कर दूं। क्यों, क्योंकि एक आर्क जब घूम रही है, हमें पूछा है टिप ऑफ द पेंडुलम कवर्स हाउ मच डिस्टेंस, एक ऑक्सीलेशन में कितनी बार घूमेगा, वो 2 बार घूमने वाला है, इसीलिए मैंने इधर इसको इनटू 2 कर दिया है बच्चों। क्लियर है, समझ आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे 33 कैसे आया, 2 1 जा 33 जा इज इक्वल्स टू पाई आर के जगह 14 सॉरी इंटू थीटा अपॉन 180। क्लियर है, समझ आ रहा है। इसको सॉल्व कर लो थीटा के लिए, 33 इंटू 7 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 14, 7 1 जा 2 जा 11 2 जा 3 जा 2 1 जा 90 जा 2 1 जा 45 जा 45 3 जा 135 डिग्री इज माय आंसर। बस ध्यान से देखना, वापस में रिपीट कर रहा हूं, ये जो 66 सेंटीमीटर है ये उसने डिस्टेंस कवर किया पूरे ऑक्सीलेशन में, और एक ऑक्सीलेशन में कितनी बार वो आएगी आर्क, तो 2 बार रिपीट होने वाली है, इसीलिए लेंथ ऑफ आर्क को इंटू 2 करके ये डिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, समझ आ रहा है। ये ध्यान से केस स्टडी कर लेनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। और यहाँ पे जो हमने चेंजेस किया, डिस्टेंस कवर्ड आया, डिस्टेंस कवर्ड तो हमेशा बाउंड्री पे करेगा ना, जब पेंडुलम घूमेगा तो बाउंड्री पे घूमेगा, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर नहीं है, वहां पे लेंथ ऑफ आर्क है। जब तक एरिया ना बोला स्वैप करना, तब तक हम उसमें नहीं जाने वाले हैं। डन, क्लियर है, चलो आगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओक्यू, कहां दिख रहा है मुझे, ठीक है, बाकी की डिटेल बाद में पढ़ूंगा, पहले पीओक्यू पे आ जाता हूं। इसका एरिया ढूंढना है पीओक्यू ट्राइंगल का, क्या बहुत इजी है। देखो ये 14 रेडियस है तो ये भी 14 हो गया, तो ये पूरा 20 हो गया, और ये भी पूरा 20 हो गया, और यहाँ 90 डिग्री है, ये तो बहुत इजी, यही कर देता हूं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 20 इंटू 20 विच इज 400 by 2, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सिंपल। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पोर्शन, कॉस्ट के लिए आगे जाएंगे पर पहले एरिया तो ढूंढू। शेडेड पोर्शन का एरिया बच्चा कैसे आएगा, तो इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर। क्लियर है, मैं लिखूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ट्राइंगल का एरिया में ढूंढ चुका हूं 200, सेक्टर का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और 90 डिग्री हो तो आप पाई आर स्क्वायर बाय 4 डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का कुछ बोला है बच्चों, नहीं। रेडियस 14, थीटा 90 अपॉन 360,
1 जा 4 जा 7 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 7 जा। क्लियर है? तो 200 माइनस 154 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आया। कॉस्ट के लिए क्या करना है? 46 इंटू 30, क्योंकि देखो ऊपर दे रखा है 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 46 3 जा 120 और 18 1380। ये आपका कॉस्ट आ गया बच्चों। समझ आ गया है? सेकेंड क्वेश्चन, पहले मैंने एरिया निकाला ट्राइंगल में से सेक्टर माइनस किया और कॉस्ट के लिए इंटू 30 कर दिया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड वाला। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सीधा सीधा सवाल है। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ये लगा देना और खुद से कर लेना, खुद से कर लेना। डन। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऐसा। एस आर मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा पाई आर थीटा बाय 180। ये भी आप खुद से कर लेना, मैंने फॉर्मूला बता दिया बाद में, बहुत सिंपल है, खाली अप्लाई ही करना है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 10th वाला क्वेश्चन, ये बात ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बोल रहा हूं बोर्ड्स में आपके एरिया रिलेटेड जो सर्कल के क्वेश्चन आए तो आप एक चीज बहुत ध्यान रखना, आपने कुछ छोड़ा नहीं है उसको 2 बार चेक करना। इसमें क्या होता है कभी कभी एक ऐसा पार्ट छोड़ देते हैं जो करना था, तो इसीलिए आराम से इस केसरी को करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। प्रगति ने 4 एक जैसे सर्कल बनाए, मतलब रेडियस सबका सेम हो गया। फ्रंट व्यू और बैक व्यू दे रखा है। डायामीटर इज सेम एज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। डायामीटर जो है वो 42 है, तो रेडियस हो गया 20। पहले ये समझ गया, इतना समझ आया? ये क्लियर है? चलो अब देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लावर इन द बैक व्यू, शो योर वर्क। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लावर इन द बैक व्यू। बैक व्यू में पेरीमीटर ढूंढना है। अब आप डायग्राम पे ध्यान से फोकस करो, तो देखो ध्यान से, पेरीमीटर मतलब सारी बाउंड्री। तो मैंने क्या किया पहले पता है, देखो ये एक सर्कल पूरा, ये दूसरा एक सर्कल, फिर ये तीसरा सर्कल और फिर ये चौथा सर्कल। डन। मैंने क्या बोला सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 इंटू 2 पाई आर। बट एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, हमें खाली क्या ढूंढना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर ढूंढते हुए मैंने ये चीज तो एक्स्ट्रा ले ली। कौन सी एक्स्ट्रा ले ली? कौन सी एक्स्ट्रा ले ली? कौन सी एक्स्ट्रा ले ली? देखो ये वाली, ये जो पिंक कर रहा हूं ये मैं ऑलरेडी सर्कल में गिन चुका हूं। और ये जो है वो क्या है? वो क्या है? वो लेंथ ऑफ माइनर आर्क है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 4 इंटू लेंथ ऑफ माइनर आर्क को माइनस करना पड़ेगा। वापस से मैं समझा, वापस से चारों सर्कल लिए, उसमें से ये जो पिंक पिंक किया वो 4 आर्क माइनस कर दी, क्या कुछ बच गया? पेरीमीटर मतलब सारी बाउंड्रीज। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये वाली साइड, ये साइड, ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, और ये जो मैंने ग्रीन किया है वो पूरा स्क्वायर है, उसको ऐड करना पड़ेगा। पेरीमीटर मतलब सारी बाउंड्री। पहले मैंने ये वाली बाउंड्री ले ली, उसमें से ये जो आ रही थी वो माइनस कर दी और स्क्वायर की सारी बाउंड्रीज को प्लस कर दिया। तो प्लस करना पड़ेगा 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 2 इंटू, अच्छा इसको एक काम करते हैं, पहले अभी ऐसे लिख दो। ये क्या बनाएगा फॉर्मूला? 4 पाई आर थीटा बाय 180 और ये होगा 4 इंटू 42। डन। पहले तो मैं 4 कॉमन ले लू सब में से और आर कॉमन ले। इधर क्या बचा? 2 पाई, पाई के जगह लिखा 22/7। 4 गया, आर गया, पाई के जगह 22/7। थीटा होगा 90 क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस 42। डन है। आर के जगह लिख लू 21। अब पहले सॉल्व करूं, 44/7 कट रहा है कुछ, 90 1 जा 2 जा 2 1 जा 11 जा 11/7 प्लस 42। डन। चलो
ये हो गया 33/7, 4 × 21 × 33/7 प्लस 42। अब आप ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। 4 × 21 × 33 प्लस 42 7 जा 42 7 करो 280 और 14 294 अपॉन 7। 7 1 जा 3 जा 4 × 3 इंटू यहां पे आप कर दो 294 प्लस 3 320 और 27। क्लियर। यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। कहाँ 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 देखो ये जो है ये आपको 290 और 290 320 323 327 इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका पेरीमीटर आ जाने वाला है बच्चों। समझ आ गया है, समझ आ गया है, समझ आ गया है। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, एक सेकंड। कहीं तो मेरे गड़बड़ हो गई क्या। 4r2 पाई बराबर है 4 × πr θ/180। 4 कॉमन, r कॉमन, पाई बचा, पाई बचा। अच्छा 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 अच्छा, एक काम करता हूँ बेटा, इसकी कैलकुलेशन है ना, थोड़ी ध्यान से देखो। इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ, शायद मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। देखो 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 देखो, मैं क्या करता हूँ, पहले इतना सा पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ, उसको अलग ही रहने देता हूँ। ये जो पेरीमीटर है 4 × 42, ये आने वाला है 2 4 जा 8 और 4 4 जा 16 168। डन। ये साइड में रख देता हूँ। अब इसमें से क्या करूं, ये मैं एक्चुअली 4 उधर लिखना ही रह गया ना मेरा। 4 × 2πr माइनस 4 × πr θ/180, इसको ही खाली सॉल्व करना हूं हमें। तो 4πr कॉमन आ जाएगा, इधर से क्या बचा 2 बचा, इधर से बचा θ/180 प्लस 168। 4 × 22/7 इंटू 21, थीटा क्या था 90, 180 2 जा 360 माइनस 90 अपॉन 180 प्लस 168। सॉल्विंग सॉल्विंग ध्यान से देखो। 4 × 22/7 इंटू 21 इंटू 270 अपॉन 180 प्लस 168। चलो चलो 93 जा 2 जा 7 1 जा 3 जा 2 1 जा 11 जा 11 इंटू 9 इंटू 4 प्लस 168। 99 इंटू 4 396 प्लस 168, तो कितना आएगा 400 490 550 और 14 564 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, क्योंकि पेरीमीटर। अब है ना डाउट आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा गलत हो गया। देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं पेरीमीटर ढूंढ रहा हूं और वो मेरा इतना हजारों में, क्योंकि एक सर्कल का पेरीमीटर ही नहीं आ रहा, चारों सर्कल भी जोड़ दूं तो कब बढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आए तो देख लेना। वो थोड़ी हमने कैलकुलेशन में एरर की होगी, बाकी ऐसे करो जिससे आपकी कैलकुलेशन एरर नहीं हो बच्चा। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द एरिया ऑफ डॉटेड रीजन फ्रॉम द फ्रंट व्यू, ये ढूंढना है मुझे। डॉटेड रीजन, डॉटेड रीजन ढूंढना है, डॉटेड रीजन ढूंढना है, बहुत इजी है। डॉटेड रीजन कैसे ढूंढेंगे बच्चों, देखो डॉटेड रीजन मतलब ये 4 सर्कल है, कितना है, ये एक सर्कल पूरा, ये एक सर्कल पूरा, ये एक सर्कल पूरा और ये एक सर्कल पूरा, ये डॉटेड रीजन मुझे ढूंढ लेना है। अब इसके बीच में ये जो है ना, वो उतना सा पार्ट निकालना है। तो देखो अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ये चारों सर्कल के एरिया को लूं और स्क्वायर को लूं, तो जो बचेगा बीच का बच जाएगा। देखो जब मैंने इस चारों सर्कल में स्क्वायर बनाया और इतना पार्ट निकाल दिया, ये वाला पार्ट, पिंक वाला पार्ट, पिंक वाला पार्ट, देखो देखो देखो, ये पार्ट जब मैंने रिमूव किया, क्लियर, ये पार्ट जब मैंने रिमूव किया तो यही बचा जो मुझे चाहिए था, शेडेड रीजन। समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये शेडेड रीजन आया कैसे, शेडेड रीजन आया पूरे स्क्वायर में से अगर मैं 4 सेक्टर हटा दूं, पूरे स्क्वायर में से अगर मैं 4 सेक्टर हटा दूं, क्लियर, यहाँ पे ध्यान से देख लो, पूरे स्क्वायर में से अगर मैं 4 सेक्टर्स हटा दूं
तो क्या मुझे डॉटेड रीजन मिल जाएगा? बिल्कुल, ध्यान से देखो, पूरे स्क्वायर में से 1 2 3 4 ये चारों निकाल दिए, तो क्या बचा? देख लो, मैं अलग से यहाँ पे बनाता हूँ। ये 4 है, अगर मैंने ये निकाला, उसके कनेक्टिंग में ये निकाला, उसके कनेक्टिंग में ये निकाला और ये निकाला, तो ये मेरा डॉटेड रीजन आ गया। डन है। स्क्वायर का एरिया 42 इंटू 42, सेक्टर का एरिया 4 इंटू पाई, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, थीटा होगा 90 अपॉन 360। डन। देखो 42 इंटू 42, 42 का स्क्वायर 16, 0 4 43 60, 1764। और यहाँ पे सॉल्व करें, 1 जा 3 जा 1 जा 4 जा 4 4 कट, 22 3 जा 66 इंटू 21। अब ये याद रखना, ये आपके बहुत काम की कैलकुलेशन है, ये कर लो। 1320 और 86, 66 इंटू 21 को याद रखना, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। 66 इंटू 21 इज 1386, दोनों को माइनस कर लो। 1400 364 और 16, 364 और 14 यहाँ पे माइनस करेंगे। 660 660 और 66, तो 0 18 6 12 13, 1386 और 1400 364 प्लस 14 873, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा डॉटेड रीजन का एरिया आ गया है बच्चों। क्लियर है? क्लियर है, डन है। अब आपका 2 सवाल सॉल्व हो गए। 378 इज डॉटेड रीजन। स्क्वायर का एरिया मैंने निकाल लिया 1764 और ये मेरे काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 378 और वो 1386 जो कि क्या था 66 इंटू 21। इज द एरिया ऑफ द फ्लावर सेम द फ्रंट एंड द बैक? फ्रंट से गिनूं या बैक से गिनूं, क्या सेम है? तो मुझे दोनों से गिनना पड़ेगा। दोनों से गिन लेता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और दोनों से गिनते वक्त करना क्या है वो ध्यान से देखें। दोनों से गिनते वक्त पहले मैं अगर फ्रंट की बात करूं तो 4 सर्कल दिख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर। 4 सर्कल दिख रहे हैं, 4 सर्कल, हाँ ये रहा 4 सर्कल। ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। इसके अलावा एरिया में ये डॉटेड रीजन है, तो मैं बोल दूं प्लस डॉटेड रीजन, प्लस डॉटेड रीजन, जिसका आंसर मेरे पास है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 प्लस 378, 7 1 जा 3 जा, 22 3 जा 66 इंटू 21। मैंने अभी बोला था ये बहुत काम का आंसर है। 66 इंटू 21 1386 इंटू 4। अब 1386 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 6 जा 24, 32 35 15, 4 1 जा 4 5 5 5 5 4 प्लस 378, 5800 5922। चेक कर लें एक बार। प्लस 378, 12 8 12 5 5 5 4 प्लस 378, 7 8 13 5 6 9 5 4 900, 8 4 32, चाहिए 34 आएगा। ये 5544 है। क्या है? 5544 और प्लस करोगे तो अब आएगा 5922 सेंटीमीटर। ये मैंने फ्रंट से निकाल लिया। अब मैं बैक से निकालूंगा। चेक करना है मेरा आंसर सेम है या नहीं है बच्चों, चेक करना है। तो देखो ध्यान से, बैक से कैसे करेंगे, ये रहा। अब बैक के वक्त ध्यान रखना, ये एक पूरा सर्कल नहीं, ये देखो 2। मैंने 4 सर्कल में से 1/4 सर्कल हर जगह से हटा दिया। ध्यान से देखना, पूरे सर्कल में से अगर मैं एक सेक्टर हटा दूं, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, पूरे सर्कल में से अगर मैं ये क्वाड्रेंट हटा देता हूं तो क्या मैं बोलता हूं ये 1/4 है, तो बचा हुआ पार्ट 3/4 होगा। बचा हुआ पार्ट 3/4 होगा, ये पूरा 3/4। तो मैं बोलता हूं ऐसे मेरे पास कितने सर्कल है, तो 4 सर्कल है 3/4 वाले। तो 4 इंटू 3/4 पाई आर स्क्वायर। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पूरे सर्कल में से ये वाला हटा दिया सेक्टर, पूरे सर्कल में से ये हटा दिया जो 1/4 था, तो ये जो बचा वो 3/4।
ऐसा एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, ये मैंने कर लिया। 3/4 4 जगह मैंने जोड़ दिया, तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाने वाला है। अब आप ध्यान से देखो बचा क्या आपके पास, बैक रीजन का ढूंढना है, आपने ये गिन लिया। अब आपके पास पूरा पूरा क्या बच गया, स्क्वायर का एरिया बच गया, तो प्लस कर दो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये कट गया 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 प्लस 1764 आप ऑलरेडी लेकर आए थे, याद रखो 1764 पीछे लिखा भी है हमने। 7 1 सा 3 सा 66 इंटू 21, अब भी किया 1386 इंटू 3 प्लस 1764, इसको मल्टीप्लाई करो 1386 इंटू 3, 3 6 18 25 11 4 4158 प्लस 1764, ये बन 4000 5000 5000 800 110 और 122 5922, तो यस हमारा आंसर आएगा। यस, फ्रंट से गिनू बैक से गिनू, लॉजिकल पहले से पता था, आंसर क्या आने वाला है बच्चों, सेम आने वाला है। ये क्लियर है बच्चों, समझ आ गया है ना, क्लियर है ना। अभी आपको वापस से एक बार ये पूरी केस स्टडी देख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। पहला क्वेश्चन, पेरीमीटर ढूंढना है, तो मैंने क्या किया, ये भाई कौन सा पेरीमीटर ढूंढना है, मेरे को पहले में बैक व्यू वाला ढूंढना है, तो मैंने क्या किया, चारों सर्कल लिए, चारों सर्कल लिए, ये 4 सर्कल उठा लिए, उसमें से ये 4 सेक्टर माइनस कर दिए जो कि ऑलरेडी मेरे सर्कल में आ चुके थे, और फिर ये ग्रीन वाली साइड मैंने प्लस कर दी। डन, इस तरीके से सॉल्व किया, आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन फ्रॉम द फ्रंट व्यू। एरिया ढूंढने के लिए बहुत सिंपल है, डॉटेड रीजन का पूरे स्क्वायर में से 4 सेक्टर उड़ा दो, पूरे स्क्वायर में से 4 सेक्टर उड़ा दिए, तो आंसर आ गया 378। थर्ड क्वेश्चन क्या था, ये वाला, क्या फ्रंट और बैक से एरिया सेम आ रहा है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, हाँ फ्रंट और बैक से एरिया सेम आ रहा है। डन हो गया बच्चों, क्लियर है, समझ आ गया है, आगे बढ़ना है। अच्छा एक चीज रह गई, एरिया ऑफ डॉटेड एंड नॉन डॉटेड रीजन इन द बैक व्यू। वैसे बहुत इजी है ना डॉटेड और नॉन डॉटेड रीजन का, क्योंकि आप ये करोगे तो सेम आने वाला है। देखो मैं समझा दूं, बैक व्यू में मैं डॉटेड और नॉन डॉटेड लूं तो वो पूरा फ्लावर ही हो गया ना, मैं डॉटेड और नॉन डॉटेड लूं तो वो तो पूरा फ्लावर ही गया, जो डॉट है वो और जो नॉन डॉटेड है वो दोनों को जोड़ दूं तो फ्लावर है, और फ्लावर का एरिया मैं ढूंढ चुका हूं 5 9 2 गायब हो गया 2। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है। तो ये वाला आप डायरेक्टली लिख दोगे, बाकी फाइंड करने में बहुत इजी है। आपको फाइंड करना है डॉटेड रीजन आपके पास पहले से है, ये वाला देखो बैक व्यू है, बैक व्यू का डॉटेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होगा, यहां पे मैं लिखता हूं, डॉटेड रीजन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, जो हमने अभी ढूंढा, और नॉन डॉटेड रीजन क्या होगा, बचा हुआ ये पूरा, ये पूरा, तो आप आंसर ले आने वाले को। क्लियर है, डन है, समझ आ गया है, समझ आ गया है ना बच्चों। चलो आगे, द गिवन फिगर इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ये पूरा पूरा एक सेक्टर है, ये पूरा पूरा एक सेक्टर है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। इसकी वैल्यू मुझे दी है 1250 पाई बाय 9, पाई पाई उड़ गया, थीटा मुझे पता ही नहीं, 9 1 जा 40 जा, आर स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल्स टू 40 इंटू 1250। आर देखो मुझे यहाँ पे, अच्छा ये इन्वर्ट हो गया, ये आर 20 है, क्या है आर 20 दे रखा है, तो 20 इंटू 20 इंटू थीटा इक्वल्स टू 40 इंटू 1250। तो थीटा की वैल्यू आ गई 40 इंटू 1250 अपॉन 20 इंटू 20, 21 जा 2 जा, ये 0 0 कर दिया और ये 2 2 कर दिया, 125। बट ये आंसर नहीं है, ध्यान से देखो ये लिखा है 10 सेक्टर्स आर आइडेंटिकल। उस ये पूरे थीटा में से कितने सेक्टर निकले, 10 सेक्टर निकले, तो बीटा की वैल्यू होगी 125 बाई 10 विच इज 12.5 डिग्री।
बहुत छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेक्टर में से, पूरे उस थीटा में से 10 सेक्टर निकले हैं, इसीलिए डिवाइड बाई 10 कर दिया, जैसे आपने वो ब्रॉच वाले क्वेश्चन में किया था, 360 डिवाइड बाई 10 वाला बच्चा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत 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 ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे है देखो, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आपको शेडेड रीजन, ये केस स्टडी में एक सवाल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। शेडेड रीजन ये रहा, डन, इसको ढूंढना है। अब बहुत सिंपल है, मैं आपको जो बताता हूं उसमें आप ध्यान से देखते जाना। ये पूरा शेडेड रीजन है बाउंड्रीज की, जिसको मैं बोलता हूं मेजर आर्क, आउटर सर्कल का। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला पूरा ये भी है मेजर आर्क इनर सर्कल का, आउटर सर्कल और मेजर आर्क ऑफ इनर सर्कल। क्या बच गया? हमेशा शेडेड रीजन आए तो बाउंड्री पे फोकस करना। मैंने इस पूरे, देखो मेरा शेडेड रीजन कुछ ऐसा था, ध्यान से देखा हो तो, ये एक कनेक्टेड, ये एक कनेक्टेड, इसको ले लिया मैंने पूरा, इसको ले लिया मैंने पूरा, बचा क्या? बचा क्या? तो ये बच गया और ये बच गया। अब देखो हमें बोले OA 3 है और OB 6 है, ये पूरा 6, इसमें से 3, तो ये भी 3 आ गया और ये भी 3 आ गया, तो इसमें मैं कर दूं +3 बस। ये आपको ध्यान से समझना है। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से सुनिए। मेजर आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर 360 माइनस थीटा अपॉन 180। हम यूजुअली करते हैं पाई आर थीटा बाई 180, बट वो तो माइनर आर्क का फॉर्मूला है। मेजर आर्क के लिए क्या करेंगे? 360 माइनस थीटा। इधर मैं इसको कैपिटल आर ले लेता हूं और इसको स्मॉल आर, अगेन 360 माइनस थीटा अपॉन 180 प्लस 6, थीटा 60 डिग्री है तो ये 360 माइनस थीटा हो गया 300 डिग्री। क्या हो गया? 300 डिग्री। पाई आर इंटू 300 अपॉन 180 प्लस 6, पाई कॉमन, थीटा कॉमन, मतलब 300 डिग्री लिख लेता हूं। पाई इंटू 300 अपॉन 180 कॉमन, अंदर बचा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और प्लस 6। पाई के जगह क्या बोला है? 314 अपॉन 100, 8, ये 300 इंटू आर प्लस आर, बड़ा आर 6 और 3 9। क्लियर है? क्लियर है? ये बस गलती ध्यान से, बेसिक गलती थी। अब 100 कट गया, बचा 314 इंटू 27, 314 कुछ रह गया क्या? पाई आर प्लस आर पाई थीटा बाय, अच्छा ये 180 है, देखा जो ये 180 रहेगा मेरे से, बस ये थोड़ी गलती नहीं होनी चाहिए ना, ध्यान रखना है। 180 है तो 9 1 जा 20 जा, तो 314 इंटू 3 942 अपॉन 20, 24 जा 80, 142 मतलब 7 जा और ये 1, तो 47.1 प्लस 6 53.1 मीटर। ये मेरा पेरीमीटर आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना है। बाहर वाला शेडेड रीजन, ये वाला शेडेड रीजन और इन दोनों को प्लस, ठीक है। चलो 13 फिगर alongside shows the trophy shield, अच्छा ठीक है, एओ मुझे 7 दिया है, एओ रेशियो डीओ दे रखा है, एओ रेशियो डीए दे रखा है 1/√3, मतलब 1/√3। हमें ढूंढना है एंगल डीओसी। क्या ढूंढना है? डीओसी। चलो ये ढूंढना है। अब इसको मैं मान लेते हैं थीटा ले लेता हूं, तो मैंने ट्राइंगल डीओए में, डीओ मुझे कौन सा ढूंढना है? डीओसी। तो पहले मैंने डीओए में tan थीटा लगाया, जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर डीए बाय ओए। देखो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिगर अलोंगसाइड रिसीव आइडेंटिकल वुडन ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल बनाए जो दोनों आइडेंटिकल है, मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी क्या आएगा? थीटा आएगा। डन।
तो अगर मैं ये ढूंढ लेता हूं तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, एक ट्रॉफी थी, जीता, ट्रॉफी के अंदर एक ग्लास सेक्टर बनाया, ट्रॉफी के अंदर क्या बनाया, ग्लास सेक्टर। चलो tan थीटा DA बाय OA उल्टा कर दूं √3, उल्टा कर दिया, समझ गए ना। DA बाय OA क्या हो जाएगा √3। tan थीटा में √3 कब आता है, tan में 60 का आता है, तो थीटा मेरा हो गया 60 डिग्री। तो DOC के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस 60 प्लस 60। क्यों, क्योंकि ये तीनों का टोटल 180, तो DOC आ गया 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री। डन, क्लियर है। फाइंड द एरिया ऑफ द वुडन ट्राइंगल। वुडन ट्राइंगल का एरिया बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू टू, क्योंकि वुडन ट्राइंगल्स कितने हैं, दो हैं, दोनों ट्राइंगल्स लिखे हैं। अब बेस तो मुझे पता है 7, हाइट मुझे पता नहीं है, तो पहले हाइट ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सिंपल है, इसमें देखो OA कितना है 7, DA मुझे नहीं पता, तो DA की वैल्यू क्या आ जाएगी 7√3, जो मेरी हाइट है। तो 2 कट गया, बेस आया मेरा 7, हाइट आई मेरी 7√3, तो आंसर आया 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों वुडन ट्राइंगल्स का एरिया आ गया। क्लियर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके 2 कर दिया है, तो आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेप फॉर्म बाय द ग्लास पोर्शन, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर, ये आप खुद कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। डन है, क्लियर है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पहले आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये 60 था, ये 7√3 है, और ये 7 है, तो इसमें आप साइन 60 लगा दो। क्या लगा दो, साइन 60, विच विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हो गया OD। साइन 60 होता है √3/2, DA है 7√3 और OD √3 कट गया, OD की वैल्यू 14 आ गई, ये आपका रेडियस हो गया। डन 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 डन, समझ आ गया, क्लियर है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। Akshi wants to decorate the boundary of the glass portion with glitter tape. बाउंड्री ऑफ द ग्लास पोर्शन, बाउंड्री ऑफ द ग्लास पोर्शन, ये शेप क्या है, शेप क्या है, सेक्टर। सेक्टर की बाउंड्री मतलब पेरीमीटर, सेक्टर की बाउंड्री मतलब, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला L+2R। डन, हमें लेंथ ढूंढनी है, जो ढूंढनी है, तो ये आप फॉर्मूला लगा देना। L+2R का मतलब पाई आर थीटा बाय 180, पाई आर थीटा बाय 180 प्लस 2R। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया है, डन है। यहां से आप सॉल्व कर लेना बच्चों, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी आज की आखिरी केस स्टडी है। हमने बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडी करी है, जो आपको वापस से प्रैक्टिस करनी है। चलो पहला सवाल, हमें बोला एक आर्चरी टारगेट है, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बना है। सबसे अंदर वाले सर्कल का 7 है, मिडल सर्कल का रेडियस 14 है, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस 28 है। टारगेट बोर्ड ऐसा है, ACBD ठीक है, डायमीटर्स। स्कोरिंग पॉइंट कैसा दे रखा है, LIO के 10 पॉइंट, 10 पॉइंट इसके LIO के, मैंने यहां 10 पॉइंट लिख दिए। KJIEFG के 7 पॉइंट, KJIEFG इसके 7 पॉइंट, एंड ABEH के 4 पॉइंट। फाइंड द एरिया इन विच 10 पॉइंट्स कैन बी स्कोर्ड। 10 पॉइंट्स कहां स्कोर हो सकते हैं, LIO में, और LIO जो है वो सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया कैसे ढूंढेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अभी कौन से वाले सर्कल का है, तो ये सबसे अंदर वाले सर्कल का है, जिसका रेडियस कितना है 7 है, तो डाल दो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 90/360। 7 7 कट, 1 जा 4 जा, 2 2 जा 11 जा, 77/2 38.5। डन, ये मेरा पहला आंसर। इफ द टारगेट लैंड्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द 4 पॉइंट्स, अगर 4 पॉइंट्स की बाउंड्री पे गिरता है, बाउंड्री मतलब यहां गिरता है, तो 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। 4 मिल रहे थे, 1 माइनस हो जाएगा, तो पॉइंट कितने बचे, 3।
हमें क्या ढूंढना है? लेंथ, 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 पेरीमीटर। किसका? जहां पे 3 पॉइंट स्कोर हो सकते हैं। मतलब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है? पेरीमीटर ऑफ ए बी ई एच, क्योंकि 3 पॉइंट इसकी बाउंड्री पे गिरे तो स्कोर होंगे। अब वापस से वही प्रोसेस, ध्यान से वही प्रोसेस। पेरीमीटर के लिए 1, 2, 3, 4, डन। ये 4 चीजें लेनी है। अब ये जो बाहर वाला है ये माइनर आर्क की लेंथ है बड़े वाले सर्कल के लिए, सबसे बड़े वाले सर्कल के लिए, इस वाले के लिए, जिसको मैं ले लेता हूं R1 थीटा बाय 180। ये जो है ये मैं ले लेता हूं कैपिटल R इस वाले के लिए, थीटा बाय 180। बचा क्या? बचा क्या? ये वाला। अब ये कितना है वो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा देखो बच्चों, ये पूरा O से लेकर A तक 28 है। O से A तक 28 है, दिया हुआ है आउटर रेडियस। बट यहां से यहां तक ये वाला तो मिडिल सर्कल का रेडियस हो गया। तो इसमें से अगर मैं OA में से OH माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? AH मिल जाएगा, जो कि होगा 14। पूरे 28 में से 14 गया तो 14 बचा, तो ये भी 14 है और ये वाला भी 14 है। क्लियर है? तो यहां पे मुझे 2 इंटू 14 प्लस कर देना है। बस इसको सॉल्व कर लो। थीटा आपका 90 आएगा, R1 आपका 28 है, कैपिटल R आपका 14 है। बस इसमें वैल्यू डाल के आपको आंसर ले आना है। वापस मैं बता देता हूं, पेरीमीटर में बस बाउंड्री ड्रैगिंग करो, फिंगर घुमाओ, हर जगह देखो कवर हुई है या नहीं, अंदर से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो थर्ड पार्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ के जे आई ई एफ जी। के जे आई ई एफ जी मतलब ये एरिया की बात हो रही है। तो ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूं? ये वाला सेमी सर्कल, बड़ा वाला मतलब मिडल वाला, और इस सेमी सर्कल को माइनस कर दो तो मुझे ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ये एक सेमी सर्कल था, डन है। उसमें से अगर मैं ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो ये क्या बचा? ये क्या बचा? शेडेड रीजन बचा। बराबर है? वापस से देखो, ये एक है ई, इधर से आता हुआ ये आया, डन। क्लियर है? ये जी और ये। अब क्या हुआ? यहाँ पे एक और है मार्किंग और ये एक और है, तो एक और आ गया। तो शेडेड रीजन मेरा क्या हुआ? ये मेरा शेडेड रीजन हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूं? हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मैंने स्मॉल आर दिया है इनर सर्कल को, कैपिटल आर दिया है मिडल सर्कल के रेडियस को, और R1 दिया है आउटर सर्कल के रेडियस को, डन। हाफ पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाफ इंटू 22/7, कैपिटल आर 14 है, स्मॉल आर 7 है, हाफ इंटू 22/7, कैपिटल आर 14 का स्क्वायर 196, उसमें से 49 उड़ा दो तो 147 बचा। 2 1 जा 11 जा 7 1 जा 21 जा 210, 231 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया है। समझ आ गया है बच्चों? समझ आ गया है? क्लियर है? हमने 14 केस स्टडी की है, 3 चैप्टर की मिलाकर, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडी की है। आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन केस स्टडीज के कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करो। हमने कुल मिलाकर 7 चैप्टर, देखो हमने एपी किया केस स्टडी, सरफेस एरिया वॉल्यूम कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो कर लिया, और आज ये 3 चैप्टर कर लिए। मतलब कुल मिला के 7 चैप्टर की केस स्टडी कर ली है। स्टेट्स की केस स्टडी आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम इजी है। प्रोबेबिलिटी डूइंग है, ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल्स की केस स्टडी आपको करनी नहीं है, वो बहुत इजी आती है, एकदम सीधी सीधी रहती है। सेम गोज विद रियल नंबर एंड लीनियर इक्वेशन। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं आगे ध्यान से देखो, आपको ट्राइंगल्स की, ट्रिग्नोमेट्री की
रियल नंबर की और लीनियर इक्वेशन की, स्टैटिस्टिक्स की और प्रोबेबिलिटी की। इनकी केस स्टडी में तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी में खाली वो डिग्री वाला देख लेना, जो आपने ऑलरेडी एक पीवाईक्यू में कर रखा होगा, डिग्री वाला। ये चैप्टर तो करने ही नहीं है। बाकी के 7 चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं, 7 चैप्टर्स हमारे हो गए। और सर्कल्स बचा, सर्कल्स की केस स्टडी में कुछ है नहीं। सर्कल्स की केस स्टडी आपको ट्रिगो याद रखना है। मैक्सिमम सर्कल की केस स्टडी में क्या लगेगा, ट्रिगो ही लगेगा। बस ये आपको कर लेनी है। इसी के साथ ये हमारी केस स्टडी की सीरीज खत्म हुई बच्चों। मैंने जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर थे सारे करा दिए। अब देखो बच्चा, लास्ट तक कितना भी करोगे ना कम ही है। जो करो उसको रिपीटेशन, रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने चीजें रिपीट नहीं की है, एक बार देखने से या करने से चीजें नहीं आएगी, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें अच्छे से कर लेनी है। ठीक है बच्चों, अब मैं आप सबको ऑल दी बेस्ट बोल रहा हूं। अपना 100% दो, हमने आपके पीछे आपके लिए। और देखो, इसमें हम पूरा चाहते हैं कि आप 100 में से 100 लेकर आओ। हमने उसके लिए आपको कंटेंट बहुत दे दिया है और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत से हमें सपोर्ट भी किया है। ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना इतने कम समय में हम यहाँ तक शायद नहीं पहुंच पाते बच्चों। तो आपका सपोर्ट था और हम ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप आगे भी ऐसा सपोर्ट बनाए रखना। एग्जाम देकर आओ 17 को, तब आप हमें प्लीज मैसेज कमेंट करना कैसा गया आपका पेपर। हम वेट कर रहे होंगे। अब यहां से कल बचे हुए 3 दिनों में मैं आप लोगों के लिए पेपर मैनेजमेंट, हाउ टू प्रेजेंट एंड मैनेज दी पेपर टाइमिंग, उसके ऊपर छोटे छोटे से रील्स लाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया आएगा पेपर लिखना कैसे है बच्चों। डन। थैंक यू वेरी मच बच्चों। प्रैक्टिस करते रहे, नींद पूरी करें, हाइजीन रहे, खाते रहे, हाइड्रेटेड रहे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।